सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन की अध्यक्षता में नाथनगर प्रखंड के 2 गांवों में जनसंवाद का आयोजन हुआ। पहला जनसंवाद नाथनगर प्रखंड क्षेत्र की गोसाईदासपुर पंचायत के हरिदासपुर पंचायत भवन में किया गया, दूसरा राघोपुर पंचायत के एक हाई स्कूल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जिलाधिकारी व पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने लोगों के आवेदनों पर विस्तार से विमर्श करने के लिए उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने वोटर कार्ड व राशन कार्ड में नाम जुड़ने एवं सुधारने के लिए पंचायत भवन में शिविर आयोजित करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि बालिकाओं की पढ़ाई करने व पढ़ाई पूरी करने के बाद कई महत्वपूर्ण योजनाओं से सरकार लाभ पहुंचा रही है। बिहार में पुलिस कर्मियों में अधिकांश महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। गाँव की युवतियों को इससे सीख लेनी चाहिए। ग्रामीणों ने पंचायत में सड़क और शुद्ध पेयजल की मांग की। इस पर डीएम ने उनकी मांग को विभाग के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। स्कूली बच्चों से भरा ऑटो रिक्शा बनकट्ठा पोखर में जा गिरा। इस पोखर में लबालब पानी भरा हुआ है। स्कूली बच्चों से भरा ऑटो रिक्शा के पोखर में पलटते ही शोर शुरू हो गया। इस शोर को सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठा हुए और सभी स्कूली बच्चों को पोखर से निकाला गया। वहीं इस घटना में ऑटो रिक्शा चालक सहित तीसरी कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे भागलपुर के आवासीय ज्ञान निकेतन में पढ़ाई करते हैं और प्रत्येक दिन की तरह रिक्शा से विद्यालय जाया करते थे। इधर से आया तो पोखर में घुसा दिया। सातों निकल गया। डेट कितने की हुई है? एक तो अभी होवे किया है। एक तो अभी मतलब अभी नहीं जब किस क्लास में पढ़ते हो तुम? 3 में। और वो सब कितना में पढ़ते थे सब बच्चा? 2-1 में। 2 और 1 में। कैसे जाते थे? डेली टोटो से? हाँ? कौन लेके जाता था? नाम पता है? बोलना ज्यादा ना जो ज्यादा का पोखर में वो खोजी लो से पोखर में। हमारा नाम क्या है? एगो अंग्रेज छे बच्चा आवासीय वो खोजी लो। सर हम आवासीय स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेजते थे। टोटो पे चलाता था बढ़ना ज़्यादा, वही डेली लेके जाता था। आज भी लेके गया था वो। और वो जो है कहाँ गया ने किसको भेज दिया ड्राइवर को लाने के लिए, हम लोग कोई सूचना नहीं दिया। आता था बिना मेरी जान दे के इधर से, आज किधर से कोल्हा गेट से लेके आया, आज आके पोखर में गाड़ी गिरा दिया। सब बच्चा जो उसी में। कितना बच्चा सवार? 7 बच्चा। 7 बच्चा। हाँ 7 में कुछ। किस स्कूल में पढ़ाई करते? आवासीय स्कूल में। आपका क्या नाम? हाँ आप कौन है? आपके बच्चे का नाम क्या था? ओम झा। आप ओम झा के पिता है? हाँ ये बच्चा है। किस क्लास में पढ़ता था? यहाँ बच्चा ये रहा, ये बच्चा था स्कूल। भागलपुर के बरारी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भवन 1 साल से बनकर तैयार है। केंद्र सरकार की ओर से अस्पताल में सभी उपकरण भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं की गई, जिस कारण अस्पताल चालू नहीं हो सका है। अत्याधुनिक मशीनों से लैस हॉस्पिटल में सभी मशीनें धूल फांक रही हैं। अस्पताल को चालू करने की सभी डेडलाइन फेल हो चुकी है। एक बार फिर से दिसंबर से जनवरी माह तक अस्पताल में ओपीडी सेवा चालू करने की कवायद तेज हुई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के शुरू हो जाने से भागलपुर ही नहीं बल्कि मुंगेर, बांका सहित आसपास के कई जिलों के लोगों को इलाज में आसानी हो जाएगी। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल मायागंज अस्पताल में मरीजों का दबाव भी कम हो जाएगा। वैसे मरीज जिन्हें बेहतर इलाज के लिए राजधानी दिल्ली और पटना रेफर किया जाता था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हो जाने से वैसे मरीजों का इलाज भी यहां संभव हो पाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है, जो 15 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। अस्पताल में किन किन विभागों को 15 दिसंबर तक शुरू किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। सरकार किस किस विभागों में स्पेशलिस्ट की पोस्ट करेंगे, उन पर निर्भर करता है। मायागंज अस्पताल में मरीजों को दबाव भी हल्का होगा। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि जब वो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे, तब केंद्र सरकार की ओर से बिहार सरकार को राशि दे दी गई थी। आज भी करोड़ों रुपए की मशीन धूल फांक रही है। बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज तक ऐसी व्यवस्था हमने किसी भी राज्य में नहीं देखी जो बिहार में देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब बिहार में स्वास्थ्य मंत्री थे, तब मायागंज अस्पताल के अधीक्षक से कमिटमेंट हुआ था कि अगले 3 महीने में पूरी कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू नहीं हो सका है। अभी तक सुपर स्पेशलिटी के जो हैंडओवर की प्रक्रिया है वो चल रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिसंबर तक शायद वो लोग हम लोगों को पूरा बिल्डिंग का हैंडओवर कर देंगे।
सर कौन कौन से विभाग को शुरू किया जाएगा इसमें अभी? विभाग को शुरू करने के जहाँ तक सवाल है, ये तो हमारे सरकार पर डिपेंड करता है कि वो जिस तरह से यहाँ पर स्पेशलिस्ट पोस्ट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग खोलेंगे। सर क्या सुविधा क्या 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 होगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी उसमें? उसमें तो 7 बीमारियों के लिए वो खोला जा रहा है ना। जैसे हुआ न्यूरो सर्जरी हुआ, कार्डियोलॉजी हुआ, ट्रॉमा हुआ। सर ऐसे में होता था मायागंज अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ती थी, तो वहाँ बनने के बाद क्या लग रहा है कि घटेगी मरीजों की संख्या यहाँ? नहीं, वो तो सुपर स्पेशलिटी विंग है कि अलग सा विंग ही रहेगा वो, तो यहाँ तो घटने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ से हम लोग कुछ केस को जो अवस्था के क्रम में जो बाहर जाते थे, ये जब पूर्णतः काम करने लगेगा तो वो लोग अब वहाँ जाकर अपना इलाज की सुविधा उठा पाएंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वो यहाँ पर मैं पिछले बार भी बातचीत करके गया था, निरीक्षण करके गया था। आज से लगभग मुझे लग रहा है कि 4-5 महीने हो गए, किंतु यहाँ की जो सरकार है, मैं आज रिव्यू बैठक कर रहा था कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 6 विभागों का 6 से 7 विभागों का स्पेशली सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैं लगातार ये ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में हमारा ये था। जब मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में था, इसको लग करके और लगभग अभी तक 300-350 करोड़ की 300 करोड़ की लागत से यह हॉस्पिटल, अन्य भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में देना है, तो आज स्थिति ये है जिसमें 60-40 का था केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार को देना था। दुर्भाग्य है कि आज तक बहुत सारी राशि 100% राशि जो राशि मैंने 100% राशि केंद्र का बहुत पहले, साल भर पहले ही आपको मिल चुका है, लेकिन अभी तक वो राशि भी नहीं मिली। और उससे दुर्भाग्यपूर्ण बात, जो मैंने आज से 5 महीना पहले, उस समय यहाँ के डॉक्टर सुपरिटेंडेंट जो रिटायर कर गए, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं अगले 2 से 3 महीने में ओपीडी 2 विभाग का चालू करूँगा, एक न्यूरो का और दूसरा कार्डियोलॉजी का। लेकिन आज तक हॉस्पिटल में सारे मशीन, बड़े बड़े मतलब जो आप कहते हैं MRI से लेके सारे मशीन आ गए हैं, मशीन लगे भी हैं, धूल चाट रहा है। 99% भारत सरकार का 100% काम पूरा हो गया है, और काम पूरा आज नहीं बल्कि बिल्डिंग बन गया 1 साल पहले। कोविड के कालखंड में भी मैं इसका रिव्यू कर करके और उसको बिल्डिंग को कुछ महीने बनते नहीं तो प्राय चालू होता रहा, और काफी विलंब हो गया है। आज तक मेडिकल कॉलेज के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यहाँ डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट, यहाँ 6-7 जो सुपर स्पेशलिटी उसके इंचार्ज बनाना, कोई तैयारी नहीं हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और ये पूरी तरह से कहा जाए कि सारी मशीनें करोड़ों रुपए की वो धूल चाट रही है। इतनी अव्यवस्था आज तक, मैं स्वयं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, देश का स्वास्थ्य मंत्रालय चला रहा हूं, आज प्रकृति का स्वास्थ्य देखता हूं। इतनी अव्यवस्था, कुव्यवस्था देश के अंदर किसी राज्य की नहीं होगी। भागलपुर के
गोपीनाथ नगर में बतौर नए इंस्पेक्टर राजरतन कुमार ने पूर्व थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान से पदभार ग्रहण कर लिया है। इसको लेकर बड़ी संख्या में पूजा समिति, शांति समिति और पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के सदस्यों ने उनका फूल माला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। वहीं बतौर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष विश्वबंधु ने भी पदभार पूर्व थाना अध्यक्ष महेश कुमार से लिया। मौके पर पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, अशोक राय, नेजाहत अंसारी, संजय यादव, अब्दुल करीम, नीलम देवी, शिव शंकर सिन्हा आदि मौजूद थे। भागलपुर बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में आज अपनी मांगों को लेकर बेल्ट्रॉन जिला इकाई भागलपुर के द्वारा 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई, जिसमें दर्जनों बिहार राज्य डेटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डेटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के कर्मी मौजूद थे। उनकी मांग है कि सेवा समायोजन हो, किसी प्राइवेट कंपनी के तहत हमें कार्य नहीं कराया जाए। हमारी एक ही मांग है, हम सभी बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, आईटी बॉय एवं गर्ल को जो जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं उसको उसी विभाग में सेवा समायोजन कराया जाए, क्योंकि अभी जो हमारी व्यवस्था है वो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था है। बेल्ट्रॉन एक उर्मिला कंपनी को रखी हुई है, जिसके तहत हम लोग का जो है चाहे ज्वाइनिंग लेटर निर्गत होता है या हम लोग को पेमेंट मिलता है, तो उनको बीच में रखा इसलिए गया है ताकि हम लोग को डायरेक्ट नहीं किया जा सके। इसलिए हमारी मांग है कि उर्मिला इंटरनेशनल जो भी हैं उनको हटाया जाए और हमको विभागीय सेवा समायोजन किया जाए।